हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 25 नवंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर, उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज अपकमिंग जो दूसरे स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए, प्लस एसएससी सीजीएल, रेलवे के अपकमिंग एग्जामिनेशंस, बैंकिंग और बाकी दूसरे एग्जाम्स जिसमें करंट अफेयर्स या फिर जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज किस तरीके से बनाए जा सकते हैं एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो काफी कुछ है सीखने के लिए, काफी सारी चीजें हैं जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 25 नवंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहली न्यूज ये रही, चलें तो पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज है अबाउट माडिगा कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में एक माडिगा कम्युनिटी रहती है, उससे रिलेटेड ये न्यूज है। अब समाचार या फिर खबर यह है कि माडिगा कम्युनिटी काफी लंबे वक्त से एक डिमांड कर रही है, काफी लंबे वक्त से इनकी एक डिमांड पेंडिंग है रिगार्डिंग सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट क्या होता है अभी इसको डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल इतना समझिए कि तेलंगाना में माडिगा कम्युनिटी ये बोल रही है कि भाई तेलंगाना राज्य में सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट किया जाए। एंड इस पर्टिकुलर डिमांड को अब ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंस किया है कि भाई उन्होंने एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी इस पूरी की पूरी डिमांड को देखेगी, वो समझेंगे इसको कि ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है ये फिजिबल है या नहीं, और अगर फिजिबल है तो फिर किस तरीके से किया जा सकता है, वो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को देखेंगे। तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ये घोषणा करी है और उस घोषणा के चलते फिर माडिगा कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना जो है वो न्यूज में आ गया है, इसलिए हमको इसके बारे में बात करना है। तो ध्यान रखिएगा, माडिगा कम्युनिटी कहां से बिलोंग करती है, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है। न्यूज में क्यों है, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये डिक्लेरेशन किया है या फिर ये घोषणा करी है कि उन्होंने कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा की जा रही सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की डिमांड को देखेगी, समझेगी कि फिजिबल है या नहीं, और अगर फिजिबल है तो किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में फिर वो निर्णय लेंगे। अब ये सब कैटेगराइजेशन क्या होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में कोई एक राज्य है या फिर कोई एक स्टेट है। अब उस स्टेट में अलग अलग आपकी जो जातियां हैं या जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनकी अपनी अलग अलग पॉपुलेशन होती है। एससीज की अपनी एक सर्टेन पॉपुलेशन होगी, एसटी की अपनी एक पॉपुलेशन होगी, जनरल पॉपुलेशन अलग होगी, ओबीसी की पॉपुलेशन अलग होगी और इस तरीके से माइनॉरिटीज की अलग पॉपुलेशन होगी। तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास में कोई स्टेट है और इस स्टेट में शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन है 100। अब आपने तो ये बोल दिया कि एससी की टोटल पॉपुलेशन 100 है, बट एससी के अंदर कई सारी जातियां भी आती हैं। अब हर एक जाति की अपनी कुछ एक पॉपुलेशन होगी, तो पता चला इस 100 में से 10 लोग एक कास्ट के हैं, 20 लोग एक दूसरी कास्ट के हैं, 50 लोग एक तीसरी कास्ट के हैं, 10 लोग एक चौथी कास्ट के हैं और 10 लोग जो हैं पांचवी कास्ट के हैं। अब ये टोटल मिलकर 100 बनते हैं और ये 100 के 100 जो है आपका ये सारी की सारी कास्ट अगर एसटी की कैटेगरी में आती हैं तो फिर ये टोटल जो इनकी पॉपुलेशन जुड़ के हो जाएगी 100। तो हमने देख लिया एक स्टेट में टोटल एसटी की पॉपुलेशन 100 है, बट अगर उनको कास्ट के हिसाब से डिवाइड करो तो फिर वो फर्दर जो है क्लासीफाई हो जाता है, फर्दर जो है डिवाइड हो जाता है। अब हम जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिलता है, शैक्षणिक संस्थाओं की बात कर ली जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन मिलता है और गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन मिलता है। तो सब कैटेगराइजेशन की जो डिमांड है उसमें यह बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना है, एससी को रिजर्वेशन देना है या एसटी को रिजर्वेशन देना है, तो एससी या एसटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, उसमें और कई सारी जातियां आती हैं। अब कौन सी जाति की कितनी पॉपुलेशन है उस प्रपोर्शन में आपको उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। यानी कि अगर लेट से कोई जॉब आती है और उसमें 50 सीटें हैं और आपने एक कोई जॉब आती है या किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आता है और उसमें बोला जाता है कि भाई रिजर्वेशन मिलेगा, पता चला एससी के लिए जो है 50 सीटें रिजर्व्ड हैं। अब ये पर्टिकुलर स्टेट जिसमें ये जॉब का नोटिफिकेशन आया है जिसमें 50 सीटें एससी के लिए रिजर्व्ड है, अब वो इनमें से कोई भी कैटेगरी का बंदा अप्लाई कर दे उसको जॉब मिलेगी इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन के तहत में। तो सब कैटेगराइजेशन की डिमांड ये कहती है कि इस 50 सीटों को भी फर्दर सब डिवाइड किया जाना चाहिए आपकी जो भी कास्ट है उसके बेसिस पे, और जिस पर्टिकुलर कास्ट का जितना प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन में उतनी सीटें मिलनी चाहिए। जैसे कि कास्ट नंबर 3 जो है उसके लगभग 50 लोग हैं, यानी कि 100 में से आधी पॉपुलेशन जो है इस पर्टिकुलर कास्ट की है। तो पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के बेसिस पे इसमें से आधी सीटें जो है इस पर्टिकुलर कास्ट इसमें से जो आधी सीटें हैं उसका वो इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए रिजर्व होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर रिजर्व सीट की कैटेगरी में से या कोटा में से। उसके बाद
हर एक जो दूसरी कास्ट है उसकी जितना प्रपोर्शन है उसमें उसके लिए उतनी उतनी सीटें रिजर्व होना चाहिए। तो सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है? सब कैटेगराइजेशन का मतलब है कि रिजर्वेशन जब आप दे रहे हो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को, तो उस कैटेगरी में जितनी कास्ट आती हैं, अब हर एक कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है उस प्रपोर्शन में आपको उनको रिजर्वेशन देना है। तो अगर लेट से कि आपने एससीज के लिए 50 सीटें किसी एक एग्जामिनेशन में रिजर्व कर दी, तो इन 50 सीटों में से 50 इस 50 सीटों में से लेट से इस पर्टिकुलर स्टेट में ये 5 जातियां हैं एससी की, एक की पॉपुलेशन 10 है, एक की 20 है, एक की 50 है, एक की 10 है और एक की 10 है। तो जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में उसको इस पर्टिकुलर में से उसके लिए कोटा फिक्स होना चाहिए। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसके लिए ज्यादा कोटा फिक्स होना चाहिए, और जिसकी पॉपुलेशन कम है उसके लिए ऑब्वियस ही बात है उसकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में कोटा होना चाहिए। यह कहलाता है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो इस पर्टिकुलर डिमांड को माडिगा कम्युनिटी बहुत लंबे वक्त से कर रही है। अब सवाल उठता है कि इस तरीके की डिमांड करने के पीछे की वजह क्या है? तो उसका रीजन यह है कि माडिगा कम्युनिटी, अगर हम लोग तेलंगाना की बात कर लें, तेलंगाना में जितनी शेड्यूल कास्ट रहती हैं उसका लगभग 50% या उस टोटल पॉपुलेशन का लगभग 50% माडिगा कम्युनिटी से आते हैं। यानी कि अगर 2 मिनट के लिए मान लें कि तेलंगाना में 100 शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं या शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन वहां पे 100 है, तो माडिगा कम्युनिटी के उसमें से कम 50 लोग बिलोंग करते हैं या फिर 50 लोग जो है माडिगा कम्युनिटी से आते हैं। तो पहली चीज तो ये कि माडिगा कम्युनिटी तेलंगाना के जो टोटल एससी पॉपुलेशन है उसका लगभग 50% या इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो तेलंगाना की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 15% ये कम्युनिटी बनाती है। यानी कि तेलंगाना की टोटल जो ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर आप बात करो तो उसका 15% माडिगा कम्युनिटी से आता है, और अगर आप शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन की बात करो तो लगभग उसका 50% माडिगा कम्युनिटी से आता है। मगर उसके बाद भी इनका कहना यह है, इतनी ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन होने के बाद भी शेड्यूल कास्ट में से, उसके बाद भी उनको रिजर्वेशन का फायदा उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में नहीं मिल रहा। जितना उनकी पॉपुलेशन है उस प्रपोर्शन में उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए ये लोग 1994 से, जब तेलंगाना इनफैक्ट बना भी नहीं था, जब ये आंध्र प्रदेश में आते थे, तब से वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन किया जाए, और जिस पर्टिकुलर कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर कास्ट को उस पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में शेड्यूल कास्ट में से का जो भी बेनिफिट या कोटा मिलना है उसका फायदा आपको देना चाहिए। ये डिमांड ये लोग काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस डिमांड को मान लिया है, मान तो खैर नहीं लिया है, इस पर्टिकुलर डिमांड को देखने के लिए एक कमिटी बना दी है जो इस पर्टिकुलर डिमांड को चेक करेगी, इसकी फिजिबिलिटी को देखेगी। इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज अभी काफी अभी हाईलाइटेड है एंड इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है, और हिंदू ने इसके ऊपर एक अच्छा खासा आर्टिकल भी छापा है। तो ये अपने काम के लिए अपने काम की है। दो चीजें बनती हैं, एक तो ये कि आपका ये सब कैटेगराइजेशन क्या होता है आपके एससीज का, या फिर सब कैटेगराइजेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। सब कैटेगराइजेशन अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में करते हो, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, तो उसका क्या मतलब है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि माटिका कम्युनिटी जो काफी वक्त से न्यूज में बनी हुई है वो कहां से बिलोंग करती है, तो अपने को याद रखना है तेलंगाना से बिलोंग करती है। इसके अलावा और जो प्रोमिनेंट आपकी जो कम्युनिटीज आती हैं यहाँ पे एससीज में, एक तो मुदिराजू आती है और तीसरा आती है मुन्नूर कापू कम्युनिटीज। तो ये 3 कम्युनिटीज हो गई, मुदिराजू, मुन्नूर कापू कम्युनिटी और तीसरा आपकी माडिगा कम्युनिटी। ये प्रोमिनेंट कम्युनिटीज हैं जो कहां से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना से। तो अगर अपने को क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि ये हाल फिलहाल काफी वक्त से न्यूज में है, ये कम्युनिटी ये कहां से बिलोंग करती है, तो अपने को याद रखना है तेलंगाना से बिलोंग करती है। कई बार वो ये नहीं बोलते कि कहां ये न्यूज में है, वो सिर्फ माडिगा लिख देंगे और सामने की तरफ में एक स्टेट लिख देंगे। तो अपने को याद रखना है ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करता है। अब क्योंकि ये माडिगा कम्युनिटी काफी न्यूज में है और इसके चलते हिंदू में और बाकी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छप रहे हैं, तो उसमें दूसरी कम्युनिटीज का भी नाम आ रहा है। मुदिराजू कम्युनिटी हो गई, मुन्नूर कापू कम्युनिटी हो गई, इनका भी नाम आ रहा है। तो ये हो सकता है कि शायद वो माडिगा के बारे में ना पूछ के कापू का नाम लिख दें या फिर मुदिराजू का नाम लिख दें एक तरफ, और एक तरफ आपके स्टेट लिख दें। तो अपने को फिर याद रखना है, पकड़ना है कि ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू के रूप में बन सकता है। एंड तेलंगाना स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए तो इनफैक्ट ये ज्यादा काम का है, वहां के एग्जामिनेशन में तो ये और, या इनफैक्ट आंध्र प्रदेश या फिर जो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पर ये जो उनके लोकल एग्जामिनेशन है, वहां की जो लोकल पीएससी है उसमें तो ये पूछा जा ही सकता है। तो इनफैक्ट वहां पर ये डाटा भी अपने काम आ सकता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सेंसस के अकॉर्डिंग स्टेट का कितना प्रपोर्शन बनता है इनकी टोटल पॉपुलेशन में, इनकी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन इनका कितना क्या प्रपोर्शन बनता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो खास तौर पर तेलंगाना के बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काम की है। और बाकी अपने दूसरे अगर बात करें यूपीएससी के लिए, एनडीए, सीडीएस और
और बाकी दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। तो माडिगा कम्युनिटी कहां से बिलोंग करती है, मुदिराजू कम्युनिटी कहां से बिलोंग करती है, मुन्नूर कापू कम्युनिटी कहां से बिलोंग करती है, ये पता होना चाहिए, तेलंगाना। एंड दूसरा सब कैटेगराइजेशन ऑफ पर्टिकुलर आपका जो कास्ट होता है या फिर सब कैटेगराइजेशन ऑफ जो कोटा है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ आप कैटेगरी है, उसका क्या मतलब है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चले आगे बढ़ते हैं, ये हो गई अपनी पहली न्यूज। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एडेड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT CERT in the list of organizations exempted from RTI। तो समाचार क्या है, खबर यह है कि केंद्र सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसको शॉर्ट में सर्ट इन लिखा जाता है, इसको उन ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में शामिल कर लिया है या उन ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में इसका नाम डाल दिया है जिनको राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर आरटीआई से एक्सेम्प्ट किया गया। ठीक है, तो ये अपना समाचार हो गया। अब ये न्यूज अपने लिए किसी काम की नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्ट इन को आरटीआई से एक्सेम्प्ट कर दिया। अपने लिए इसमें जो दो बातें आई हैं वो काम की हैं। पहला तो ये कि ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या फिर ये सर्ट इन होता क्या है, कुछ ना कुछ तो होता होगा और काम का होता होगा या फिर कुछ रेलेवेंस इंपॉर्टेंस रखता होगा, तभी इसको इस तरीके से आपने एक लिस्ट में शामिल किया है। दूसरा ये कि आरटीआई की जो इससे एग्जेम्पशंस किन ऑर्गेनाइजेशंस को मिला हुआ है, या फिर क्या वो तरीका होता है जिसकी मदद से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के एक्ट से आप किस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्ट करते हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को आप राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे से बाहर रखते हो। तो क्यों रखते हो, कैसे रखते हो, किस लॉ के तहत में ये सब किया जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए एक सीरियस एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज से निकल कर आते हैं। न्यूज अपने लिए सच किसी काम की नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, पॉइंट ये है कि क्यों किया है। तो पहला तो ये कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ में ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्या इसमें खास बात है, तो इसके बारे में पढ़ना। और दूसरा कि ये क्यों किया गया है, कैसे किया जा सकता है, किस लॉ के तहत में किया जाता है, इस सब के बारे में अपने को बात करनी है। तो ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी है। इसकी वजह यह है कि कुछ वक्त से गवर्नमेंट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या फिर सर्ट टीम के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है और ये कुछ ना कुछ वजूहत के चलते न्यूज में बना रहता है। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या फिर सर्ट इन is the national nodal agency for responding to computer security incidents as and when they occur। यानी कि सर्ट इन या फिर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम क्या है, ये नेशनल नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। कहीं पर भी अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इंसिडेंट होता है, यानी कि कोई मैलवेयर अटैक हो जाए, कोई रैंसमवेयर का अटैक हो जाए, कोई आपका वायरस के कंप्यूटर वायरस के थ्रू कोई इश्यूज वगैरह की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी और तरीके का डिजिटल थ्रेट अगर हमारे देश के ऊपर आता है, तो या देश की किसी पर्टिकुलर संस्था के ऊपर आता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली इंस्टीट्यूशन होती है या जो आपका रिस्पॉन्ड करने वाली एजेंसीज वगैरह हैं, उनको हैंडल करने वाली जो नोडल बॉडी या नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या फिर सर्ट इन। अब ये काम किसके तहत में करती है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्पेसिफिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है और इनके माथे ये जिम्मेदारी दी है कि अगर कोई अटैक डिजिटल पॉइंट अगर होता है तो उससे अपने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की और रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके अलावा इनका जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि आपके जो कॉमन सिटीजंस हैं उनके बीच में डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर जितना हो सके उतनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए। तो वक्त वक्त पर सर्ट जो है वो इस तरीके के डिजिटल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी चलाता रहता है, जिसकी मदद से लोगों को भी जो है जागरूक किया जा सके। कई बार आप न्यूज में देखते होंगे कि इस तरीके के विज्ञापन आते रहते हैं, इस तरीके के आपके पास एसएमएस भी आते होंगे कि भाई इस तरह कोई अगर अनजान लिंक आए तो उसको क्लिक ना करें, कोई आपको अगर ओटीपी बताने के लिए बोले या इस तरीके की चीजें करे तो उससे भी बचें। और भी इस तरीके के जो डिजिटल फ्रॉड वगैरह होते हैं, इसके बारे में लोगों में जितना हो सके उतनी जागरूकता बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं सर्ट या तो खुद चलाता है या फिर जो दूसरे आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, इस तरीके आपका जो दूसरे आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गए, एलआईसी वगैरह, इन सब के साथ में मिलकर भी जो है इस तरीके के ये प्रोग्राम्स वगैरह चलाता है। तो ध्यान रखना है सर्ट क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। भारत में अगर कहीं पर भी कोई डिजिटल अटैक होता है, कोई डिजिटल थ्रेट आता है, तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्डर या फिर उसको रिस्पॉन्ड करने को के रिस्पेक्ट में जो नोडल एजेंसी है जो इंश्योर करेगी एक तो इस तरीके के अटैक ना हो, और अगर होते हैं तो फिर उनको प्रिवेंट करने के लिए जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है या जिसकी या जो नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है, उसका नाम है सर्ट इन। किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करते हैं। एंड इसके अलावा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक तो ये आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करनी है। इसके अलावा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या इनका फंक्शन है, लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में जितना हो सके
जितनी ज्यादा अवेयरनेस आपको फैलानी है कंप्यूटर, ये इस तरीके के इस तरीके के जो भी अटैक्स होते रहते हैं, रैंसमवेयर के लिए हो गया, मैलवेयर के लिए हो गया, तो सिक्योरिटी अवेयरनेस डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सके उतना ज्यादा बढ़ाई जाए, उसके लिए भी सर्ट वक्त वक्त पर अपना काम करता रहता है। तो इनफैक्ट एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। पिछले साल नवंबर 2022 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली पे का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पूरा डाटाबेस था, उस पर हमला हुआ और जो भी हैकर्स थे उन्होंने उस पूरे डाटा को जो है इनएक्सेसिबल बना दिया था आपकी जो हॉस्पिटल का स्टाफ था और उन सब के लिए। अब इसमें एक तो काफी बड़ी मात्रा में आपके जो मरीज थे उनका डाटा शामिल था, प्लस जो हाई प्रोफाइल कई सारे आपके जो मरीज थे, नेता हो गए, हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जनरल्स हो गए, उनमें से भी कई सारों का डाटा था। अब ये जो हैकर्स थे इन्होंने इस डाटा के एक्सेस को देने के बदले में पैसा वगैरह मांगा था एंड काफी बड़ी डिमांड की थी। तो और 2 4 5 दिनों तक के लिए एम्स का जो पूरा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिटरली घुटनों पर आ गया था। अब इस वक्त में जब ये रैंसमवेयर का अटैक हुआ और इस तरीके की चीजें हुई, तो पहला जो रिस्पॉन्डर था वो सर्ट इन था। सर्ट इन ने फिर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने फिर ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो गया था, जिसमें हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें आपकी सारी जानकारी रखी जाती है मरीजों की, वो पूरा का पूरा सिस्टम क्रिपल हो गया था। और ई हॉस्पिटल का जो ऐप था जिसकी मदद से आपके जो मरीज हैं उनको काफी सहूलियत रहती है अगर आप डिजिटली अपॉइंटमेंट वगैरह ले लो और सारी चीजें, तो वो सारा का सारा जो डाटा हैक हो गया था, तो उसको फिर रिट्रीव करने में और इन हैकर्स वगैरह को ट्रेस करने में जो भी आपके काम वगैरह किया गया था वो इनके द्वारा किया गया था। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहां से हमारी एक कलाई भी खुली थी कहीं ना कहीं कि हम डिजिटली कितना ज्यादा वल्नरेबल है, कि एक हमारे टॉप के नेशनल आपका जो एक हॉस्पिटल है उसके डिजिटल डाटा के ऊपर हमला होता है, 3 से 4 दिन 5 दिन किसी तरीके का कोई काम नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपके हैकर्स हैं वो बदले में फिरौती मांग रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो ट्रेस हो नहीं रहे थे। काफी वक्त लगा मगर अल्टीमेटली काम हो गया था। सर्ट ने रिस्पॉन्ड किया था और उन्होंने फिर इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया था। तो ये अपने को याद रखना है कि सर्ट की क्या आपकी जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसके ऊपर से सवाल जो बनेंगे वो ये बनेंगे कि पहला तो ये कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है वो करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो अपने को याद रखना पड़ेगा, एक तो ये नोडल एजेंसी है सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के रिस्पेक्ट में, दूसरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लोगों के बीच में, सिटीजंस के बीच में डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाना। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा कि ये किसके अंडर में काम करती है, तो इसका भी जवाब अपने को याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आ सकते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। अब अगले पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं कि क्यों आखिर हम लोग कुछ पर्टिकुलर बॉडीज को राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे से बाहर रखते हैं, और दूसरा कि किस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे से बाहर किसी बॉडी को रखा जाता है। या फिर जो अपना न्यूज थी कि सर्ट को जो है आपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर लिया है जिनको आरटीआई से एक्सटेंड किया जाता है, तो ये लिस्ट जो है इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे शामिल किया जाता है और क्यों किया जाता है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहली बात तो ये कि आरटीआई से अगर आपको किसी को बाहर रखना है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप आरटीआई के दायरे में नहीं लाना चाहते, तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, नेशनल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट है, उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, नेशनल सिक्योरिटी। कि अगर उनकी इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव है कि अगर वो बाहर आई, पब्लिक में आई, तो देश के हितों को नुकसान होगा। इन दैट कंडीशन आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को आरटीआई के तहत में नहीं रखते, उसको आरटीआई से एक्सेप्ट कर देते हो। तो या तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट लग जाए, नेशन सिक्योरिटी को धचका या धक्का पहुंचे, एंड अगर उसके उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव है कि अगर वो बाहर आती है पब्लिक में तो इससे देश का नुकसान हो सकता है। इस पर्टिकुलर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस को आरटीआई से बाहर रखा जाता है या रखा जा सकता है। अब कैसे रखा जाता है उसकी बात कर लेते हैं। आरटीआई या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 says that the legislation will not apply to intelligence and security organizations specified in second schedule of RTI Act। यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत में एक सेकंड शेड्यूल के नाम से एक शेड्यूल है, उसमें अगर आपने कुछ इंटेलिजेंस या फिर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिख दिया है तो फिर उनके ऊपर ये आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा। तो आरटीआई एक्ट ने खुद ही बताया है कि भाई ये जो कानून है इसमें एक सेकंड शेड्यूल नाम की कोई एक लिस्ट आती है, इस सेकंड शेड्यूल में आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम डाल दोगे, जनरली वो सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया, और इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, और इस तरीके की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन जिन के नाम आप इस सेकंड शेड्यूल में डाल दोगे उनके ऊपर आरटीआई का एक्ट लागू नहीं होगा, या फिर इनसे रिलेटेड अगर किसी डिपार्टमेंट को अगर आप इसमें डाल दोगे तो उसके ऊपर भी आरटीआई का एक्ट लागू नहीं होगा। बट यहां पर भी एक शर्त है
but the information related to human rights violation and corruption shall not be excluded. अगर इनमें से भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई केस बनता है कि कहीं पे अगर कोई अमानवीय हरकत होती है, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और उसकी कोई इंफॉर्मेशन है, तो फिर वो उसको एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि अगर करप्शन से रिलेटेड कोई केस हुआ था और उसका जांच वगैरह हो गई, उसकी रिपोर्ट वगैरह बन गई है, और वो पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है करप्शन से रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर उसके एम्प्लॉय की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी सेक्शन की, तो फिर उसको आप आरटीआई के तहत में एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, वो आरटीआई के तहत में मांगा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज की तारीख में 26 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आरटीआई के सेकंड शेड्यूल में रखा गया है, या फिर यूं बोलूं कि यूनियन के द्वारा एक्सटेम्प्ट किया गया है। 26 सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आरटीआई के दायरे में नहीं लाया गया है आज की तारीख तक। इनमें से जो मेजर मेजर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ हो गया, ईडी या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, और इस तरीके की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको एक्सेप्ट इससे किया गया। लास्ट टाइम इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ा गया था 2016 में, 2016 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड करके हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इसमें शामिल किया गया था, और ये बोला गया था कि आप स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से रिलेटेड किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत में नहीं मांगी जा सकती, और उसके बाद में अब अगला अमेंडमेंट ये किया गया और उसके तहत में सर्ट इनको शामिल किया गया। अब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत में आने वाली दो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको इसमें शामिल किया गया। एक तो डीआरडीओ, डीआरडीओ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते, और दूसरा बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड जो है, बॉर्डर्स में जो पूरा रोड्स वगैरह बनाने का बीआरओ का काम देखने वाला बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते कि कहां पे कौन सी रोड बना रहे हो, बॉर्डर के इलाकों में क्यों बना रहे हो, वगैरह वगैरह, कितने बजट में बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्या मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरीके के सवाल आप इन लोगों से नहीं पूछ सकते, इस तरीके की क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे नहीं किए जा सकते। तो अपने को यहाँ से याद रखना है, आरटीआई का एक्ट, आरटीआई के एक्ट से अगर आपको किसी को एक्सेप्ट कराना हो तो क्या करना पड़ता है। आरटीआई एक्ट 2005 में एक सेकंड शेड्यूल है, यूनियन गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर उस संस्था का नाम उस शेड्यूल में डालना पड़ता है, और जैसे ही आप ये करोगे तो आरटीआई एक्ट में खुद लिखा हुआ है सेकंड शेड्यूल में ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उनको वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती। जनरली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रखी जाती हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें शामिल किया गया। इसमें भी मगर ध्यान क्या रखना है, ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई केस होता है या करप्शन का कोई केस होता है तो उसको आरटीआई का एक्सेम्पशन नहीं मिला हुआ है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में 26 इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस की या 26 इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस लिस्ट में से 26 नाम है जो एक्सेप्ट है आरटीआई से। आखिरी अमेंडमेंट 2016 में किया गया था, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को जोड़ा गया था, और उसके बाद में आज की तारीख में सर्ट इनको जोड़ा गया। तो इतने कुछ आपने बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है इस न्यूज में से, अगर पूछा जाए तो अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं, देखते हैं सर। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ has made available generic drugs to support the care and treatment of rare diseases across India। मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जितने भी हमारे रेयर डिसीजेस होते हैं जिसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, ड्रग्स वगैरह मौजूद हैं, उसके जेनरिक वर्जन्स को मार्केट में अवेलेबल करवाना शुरू करवा दिया है, ताकि रेयर डिसीजेस का शिकार अगर भारत में कोई भी व्यक्ति है तो उसके केयर या फिर उसके ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इश्यूज ना आए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि ये जो रेयर डिसीज है ये क्या होता है, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। रेयर डिसीज is a health condition of particularly low prevalence that affects a small number of people। नियरली 80% ऑफ सच रेयर डिसीजेज आर जेनेटिक इन नेचर, यानी कि एक इस तरीके की समस्या या इस तरीके की बीमारी जो जनरली बहुत कम लोगों में पाई जाती है, बहुत रेयरली किसी में अगर एक आपको अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसको हम लोग रेयर डिसीज कहते हैं। इसके एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जरा सा अगर उनके हाथ को आपने पुश कर दिया तो उनके हाथ की हड्डी टूट जाएगी, अगर उन्होंने तेजी से छींक दिया तो पता चला कमर की हड्डी चली गई। तो इस तरीके से अब ये जो डिसीज है वो आपको आमतौर पर लोगों में देखने को नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति ने अगर खांस दिया या छींक दिया तो पता चला उसके शरीर की हड्डियों में क्रैक आ गया, या उसके हाथ पैर इतने मुलायम है कि आपने हाथ को सिर्फ ऐसा कर दिया और पता चला हड्डियां जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया। अब कुछ लोगों में अगर ये समस्या होती भी है तो ये बहुत रेयरली पाया जाता है। तो इस तरीके का जो डिसीज हो गया ये आपका रेयर डिसीज हो गया। तो रेयर डिसीज अपने को याद रखना है एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो जनरली
किसी भी देश की पॉपुलेशन की अगर टोटल नंबर लिए जाए तो उसके एक बहुत छोटे प्रपोर्शन को या बहुत छोटे सेक्शन को जो है इम्पैक्ट करती है या हर्ट करती है। एंड जनरली इस तरीके के जो डिसीजेस होते हैं इसमें से 80% के करीब डिसीजेस जेनेटिक नेचर के होते हैं, यानी कि इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आपको ये बीमारी किसी कोई आपको आप कोई बुरा काम करते थे, कोई लत लगी हुई थी उसके चलते लग गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। कोई इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहां पे पोल्यूशन है, ये सारी चीजें इसके चलते भी नहीं हुआ है। ये जेनेटिक ही होता है नेचर में। जनरली 80% के करीब इस तरीके के जो रेयर डिसीजेस हैं वो जेनेटिक होते हैं नेचर में। वो आपको अपने माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिले हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके शरीर में किसी ना किसी एक प्रॉब्लम के तौर पर, किसी ना किसी डिसीज के तौर पर। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जो डिसीज है ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट नहीं करता, तो सरकार फिर इसके लिए जेनरिक ड्रग्स वगैरह बनवा कर उनको फिर क्यों इंश्योर करवा रही है कि जेनरिक ड्रग्स बनवा के उनको मार्केट में उतारा जाए, ताकि किसी भी तरीके से अगर लोगों को समस्या है तो उन तक ये ड्रग्स वगैरह पहुंच जाए। अगर रेयर डिसीजेस हैं तो रेयर डिसीजेस के ड्रग्स पहले से मौजूद है, वो जाके उन ड्रग्स को खरीद सकते हैं। जेनरिक वर्जन बनाने में इतना खर्चा और रिसर्च लगा के इतना सारा एफर्ट अपनी तरफ से मारने की क्या जरूरत है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो ये एक बड़ा वाजिब सवाल बनता है। इसका जवाब यह है कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन को देखा जाए तो उस पॉपुलेशन का 8 से 10% मैक्स टू मैक्स किसी भी एक वक्त पर किसी रेयर डिसीज का शिकार हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, किसी भी वक्त में किसी देश की पॉपुलेशन का ज्यादा से ज्यादा 8 या 10% के आसपास की जो पॉपुलेशन है मैक्स टू मैक्स, इससे भी कमी होता है मगर जनरली मैक्स टू मैक्स 8 से 10% के आसपास की पॉपुलेशन रेयर डिसीज का शिकार होती है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ क्रॉस कर गई है। अब अगर हम लोग अपना 8 से 10% निकाल लें तो वो लगभग 8.4 से लेके 10 करोड़ के बीच में बैठता है आंकड़ा। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, यानी कि अगर भारत की 140 142 करोड़ की पॉपुलेशन में से 8 8.5 से लेके 10 करोड़ के बीच में अगर ऐसे लोग हैं, या फिर अगर इससे भी कम नंबर है मगर 5 से 7 करोड़ 6 करोड़ भी लोग अगर ऐसे हैं जो इस तरीके के किसी ना किसी रेयर डिसीज के शिकार है, तो मेरे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा बेहतर और सस्ती से सस्ती जो है दवाइयां और इलाज मुहैया कराएं, क्योंकि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। और ये ठीक ठाक नंबर है, 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ जो भी नंबर हो, मगर ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है भारत जैसे एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी पॉपुलेशन आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रेयर डिसीजेस के जो दवाइयां आती हैं ऑब्वियस सी बात है बहुत महंगी आती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके की बीमारी किसी बड़े आदमी या किसी अमीर आदमी को ही होगी। पता चले एक ऐसे व्यक्ति को इस तरीके का रेयर डिसीज लग गया जिसके घर वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो इलाज कराने में उसको मतलब जो है हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके की जो डिसीजेस हैं उनकी दवाइयां भी कोई सस्ती नहीं आती, काफी ज्यादा महंगी बिकती हैं, काफी ज्यादा महंगी मिलती हैं। तो सरकार का फर्ज बनता है इसका जेनरिक वर्जन या फिर इसका सस्ता वर्जन मुहैया कराए और आपको अवेलेबल करवाए। प्लस हमारे देश की 8 से 10% पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये नंबर बहुत बड़ा बनता है, इसलिए भी ये एक सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन है। अब यहां से सवाल दो ही बनते हैं, पहला तो ये कि रेयर डिसीज होता क्या है, एक वक्त में मैक्स टू मैक्स रेयर डिसीज एक देश की कितनी जनसंख्या को इंपैक्ट कर सकता है, तो 6 से 8% अपने को याद रखना है। एंड तीसरा, आपके रेयर डिसीजेस के पीछे की वजह क्या है। अब अगर स्टेटमेंट ये आ जाए कि सारे के सारे रेयर डिसीजेस जेनेटिक होते हैं या जेनेटिक नेचर के होते हैं, अनुवांशिक नेचर के होते हैं, तो ये बात गलत है। और ये स्टेटमेंट आ जाए कि रेयर डिसीजेस जो हैं वो सारे के सारे मैन मेड हैं, किसी ना किसी आपके किसी ना किसी आप इन्वायरमेंट हो गया है, किसी और चीज के चलते जो है ये होते हैं, इसका जेनेटिक डिसऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। 80% के करीब जो रेयर डिसीजेस हैं वो जेनेटिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा कोई ड्रग का असर हो गया आपके ऊपर, कोई दवाई रिएक्शन करके और उसके चलते कोई चीज हो जाए, तो वो फिर आपका मैन मेड कैटेगरी में आ जाता है या फिर वो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये दो एक सवाल यहाँ से बनते हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं रेयर डिसीजेस के रिस्पेक्ट में। चले, ये हो गई अपनी न्यूज नंबर 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर। India is looking to build its first strategic natural gas reserve by using depleted hydrocarbon wells to store the fuel and hedge against global supply disruptions। मतलब ये कि भारत पहली बार अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बना रहा है। स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व का मतलब क्या है, बहुत बड़े लेवल पर इस तरीके की स्टोरेज फैसिलिटीज को बनाया जा रहा है जिसमें हम लोग नेचुरल गैस को स्टोर कर रख सकें, ताकि अगर कल को जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया है या फिर इसराइल और पैलेस्टीन का कोई इशू हो गया है, इसके चलते अगर
जिस तरह से आज की तारीख में ऑयल की सप्लाईज का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, कल को अगर आपका जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई लाइंस का डिस्ट्रप्शन होता है तो उसका हमारे ऊपर कम से कम असर पड़े। अभी आपको पता ही है रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया, तो इसके चलते पूरे दुनिया में ग्लोबल ऑयल की जो सप्लाई लाइंस है उनको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा था। मगर क्योंकि हमारे पास में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हमने 2-3 जगहों पे बना के रखे हैं और काफी बड़ी मात्रा में हमने ऑयल को स्टोर करके रखा हुआ था, तो उतना ज्यादा हमारे ऊपर शॉक नहीं आया। प्लस साथ ही साथ हम लोगों ने इस सिचुएशन का फायदा उठा के काफी बड़े लेवल पर रशिया से सस्ता ऑयल खरीदा और उसको भी फिर एक्सपोर्ट किया। उसमें काफी उसमें जो भी प्रोसेसिंग या रिफाइनिंग करनी थी वो करके उसको एक्सपोर्ट करके पैसा भी खूब कमाया। तो वहां से ये आइडिया निकल कर आया है कि कल को अगर इसी तरीके का कोई डिस्ट्रप्शन अगर नेचुरल गैस के साथ में होता है, तो हम लोग नेचुरल गैस को भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसका डिस्ट्रप्शन हो गया, उसके एकदम से रेट बढ़ गया तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके लिए पहले से तैयारी करी जाए, क्योंकि होता भी यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन कॉज। आप किसी चोट का इलाज कराओ या कोई रोग का इलाज कराओ, उससे बेहतर यह है कि उससे बचने के लिए आप कदम उठाओ। तो वही थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब पहला भारत में एक स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस रिजर्व बना रहे हैं, जहां पे नेचुरल गैस को रिजर्व स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि कल को अगर कोई आपका ग्लोबली अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्ट्रप्शन आता है, तो भारत पे उसका एक तो असर ना पड़े, और अगर पड़ता है तो कम से कम असर पड़े। अब बनाया ये बनाया कहां पर जा रहा है? तो इसको बनाया जाएगा भारत का जो वेस्टर्न इलाका है या फिर जो वेस्टर्न पोर्शन है वहां पर, प्लस नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहां पर। फिलहाल अभी जो खबर आई है उसमें यह बताया गया है कि 2 जगहों पर इसको बनाने का काम करवाना है, या फिर 2 जगहों पर इसको बनाया जाएगा। बाद में अगर और भी जगहें फाइनलाइज होती हैं, न्यूज वगैरह आती है, तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। बट आज की तारीख में वेस्टर्न इंडिया में एक जगह पे इसका रिजर्व बनाया जाएगा और एक नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में। बनाएगा कौन? गेल या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप लोग जो है इसको बनाएंगे। प्लस इसको फेजेस में बनाया जाना है, ऐसा भी नहीं है कि एक बार में आप पूरा का पूरा बना के रख दोगे, इसको फेजेस में बनाया जाएगा और धीरे धीरे एक बार बनाने के बाद में धीरे 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 इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का जिम्मा या काम इनको दिया गया है। वेस्टर्न पोर्शन में बनाया जाएगा, वहां पर भी फेजेस में काम होना है, और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी इसको डेवलप किया जाएगा, वहां पर भी फेजेस में इसको बनाया जाएगा। इनिशियली अभी हमारी कोशिश यह है कि 3 से लेके 4 बिलियन क्यूबिक मीटर, ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर क्यूब अपने आप में काफी बड़ा मात्रा, एक बड़ी मात्रा होती है, और हम लोग कितना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? 3 से 4 बिलियन मीटर क्यूब, इतनी कैपेसिटी के जो है हम लोग अभी फिलहाल गैस रिजर्व या स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में फेजेस में धीरे 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 इनकी क्षमता को, इनकी मात्रा को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब इनको बनाया कहां पे जाना था? इनको बनाया जाना है उन इलाकों में जहां पे हमारे पास में डिप्लीटेड हाइड्रोकार्बन के वेल्स पड़े हुए हैं। डिप्लीटेड हाइड्रोकार्बन के वेल्स का मतलब क्या? जहां से या तो हमने पेट्रोल निकाला है कभी, या फिर डीजल वगैरह निकाला है, या नेचुरल गैसेस के अगर हमारे पास अपने देश में कहीं पे भंडार थे और हमने वहां से जो है अगर एक्सट्रैक्शन वगैरह किया है, और आज की तारीख में वो पूरी तरह खाली हो गए हैं और वहां पे कुछ और ज्यादा फर्दर किया नहीं जा सकता, पूरी तरह वो डिप्लीट हो गए, तो इनका इस्तेमाल हम लोग स्टोरेज वगैरह के लिए करने वाले हैं। मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये जैसे आपके पास में एक वेल है, यहाँ से गैस ऑयल जो भी निकाला जाता रहा होगा पहले, अब ये पूरी तरह डिप्लीट हो गया है, क्योंकि इस यहाँ जहां पे इस वेल को बनाया गया, या फिर जो पूरा मैकेनिज्म ये एक्सट्रैक्शन का जो लगाया गया था, वहां से ये पूरा ऑयल, पूरी गैस, जो भी चीज निकालते थे वो पूरी तरह निकाल चुके हैं। अब ये पूरा खाली हो गया एकदम, अंदर सिर्फ आपको जो है हॉलो स्पेस देखने को मिलेगा और बाकी कुछ और है नहीं। तो इसका इफेक्टिव इस्तेमाल करने के लिए अब किया ये जा रहा है, यहाँ पर हम लोग इस तरीके आपका जो नेचुरल गैस है उसको स्टोर करेंगे, और कभी अगर जरूरत पड़ जाती है नेचुरल गैस की सप्लाई में, अगर कोई डिस्ट्रप्शन होता है, तो फिर यहां से निकालकर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इससे 2 बातें हो रही हैं, एक तो अपने पास में एक स्टोरेज कैपेसिटी आ गई, स्ट्रेटेजिक एक स्टोरेज कैपेसिटी अपनी डेवलप हो जाएगी, एंड अपन अपने आप को इम्यून कर लेंगे कोई भी अगर अनसर्टेनिटी है उसके लिए। दूसरी चीज जो होगी वो ये है कि ये जो डिप्लीटेड हाइड्रोकार्बन वेल्स हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये इस्तेमाल में आ जाएंगे। ये जो अपने अंदर की तरफ में काफी गहरा हॉलो जो स्पेस है, अब ऊपर से तो अपने को दिख नहीं रहा, मगर अंदर की तरफ में जो गहरा हॉलो स्पेस है वो अपने काम आ जाएगा। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव अपने पूरे होंगे, इसलिए इस तरीके का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जा रहा है। आज की तारीख में करेंटली वी हैव 5 मिलियन टन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, बट नो स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर नेचुरल गैस। तो वही बात जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि अपने पास में पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, अपने पास में ऑयल रिजर्व्स हैं, और उन ऑयल रिजर्व्स ने अपनी बहुत हेल्प भी करी है। रशिया यूक्रेन के वॉर के वक्त में भी अपने ऊपर कोई उतना फर्क नहीं पड़ा जितना यूरोप में आ गया, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमको फर्क देखने को मिला कि ऑयल के प्राइसेस या गैस के प्राइसेस एकदम ही बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गए थे, उस तरीके की चीज अपने यहाँ पे नहीं हुई।
तो हमको ये एडवांटेज मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि अपन ने लगभग 5 मिलियन टन के आसपास में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या ऑयल रिजर्व बना के रखे हुए थे। मगर अपने पास आज की तारीख में कोई गैस रिजर्व है नहीं, इस तरीके का स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस को स्टोर करने की अपने पास कोई फैसिलिटीज आज की तारीख में नहीं है। और जिस तरह से ये पेट्रोलियम रिजर्व अपने काम आ गया, कल को ये गैस रिजर्व भी जो है अपने काम आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब ये कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व वगैरह बनाया जाएगा। आज की तारीख में भारत में वो सारी कंपनियां जो नेचुरल गैस के बिजनेस में है या नेचुरल गैस के धंधे में है, चाहे वो एलपीजी की जो आपके सिलेंडर सप्लाई करते हो या नेचुरल गैस को किसी और तरीके से किसी और चीज में इस्तेमाल किया जाता हो, आज की तारीख में भारत के पास में कि जितनी भी कंपनीज गैस के बिजनेस में लगी हुई हैं, कलेक्टिवली इन सबके पास में 2 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास तक की कैपेसिटी है। मगर ये कहीं पर भी स्टोर करके नहीं रखा गया। या तो आपने इसको सिलेंडर्स में भर के रखा हुआ है, या आपके पास में बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उसमें स्टोर करके रखा गया है, बट इसको कहीं पे ऐसा स्टोरेज कैपेसिटी अपने पास में नहीं है। 2 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास में भारत में आज की तारीख में गैस मौजूद है, और ये या तो सिलेंडर्स में रखी गई है या स्टोरेज टैंकर्स में रखी गई है, बट कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपने पास में आज की तारीख में नहीं है। तो इस पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल यूज भी उनका इफेक्टिवली हो सके और स्टोरेज भी वगैरह भी ठीक ठाक तरीके से किया जा सके, ये कदम उठाया गया है और आने वाले 3 से 4 सालों में इसको पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। First strategic gas storage facility would take about 3 to 4 years to build after government's approval. India aims to raise share of natural gas in its energy mix to 15% by 2030 from current 6.2. तो आज जैसी गवर्नमेंट अब ये प्रपोजल को फाइनली अप्रूवल देती है, लगभग 3 से 4 सालों में अपन अपना पहला स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस का रिजर्व इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसका एक एडवांटेज और ये होगा कि अब अपने पास में जो आज की तारीख में हमारे पास ये जो 2 बिलियन क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है, और हम लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं 3 से 4 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास का। तो जब हमारी आपका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हमारे जो लोकल मार्केट है उसमें हम लोग नेचुरल गैस की जो खपत है उसको भी बढ़ा सकते हैं। आज की तारीख में हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि 2030 तक भारत में जो एनर्जी का कंजम्पशन होना है, 2030 तक भारत के एनर्जी कंजम्पशन में 15% शेयर या मार्केट हम देना चाहते हैं नेचुरल गैस को, या फिर एलपीजी वगैरह को, किसी भी तरीके से, मगर हम लोग गैस को जो है इसमें लेकर आना चाहते हैं। आज की तारीख में 6.2% कंट्रीब्यूशन है इसका। अगर इसको हम लोग बढ़ा के 15% तक लेकर जाते हैं तो दो बातें होंगी। एक तो गैस सस्ती पड़ती है पेट्रोल की अपेक्षा, तो हमारा जो एक्सपोर्ट बिल है उस पर असर पड़ेगा, जो आपका एक्सपोर्ट बिल है वो कम होगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो इसका प्रकृति को भी ज्यादा फायदा होगा। अगर आप ऑयल जलाओगे और उससे फिर जो कार्बन और बाकी सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, और उसको अगर आप नेचुरल गैस से कंपेयर करो, नेचुरल गैस को जब आप जलाओगे तो उसके चलते जो हार्मफुल चीजें क्रिएट होती हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जितना ज्यादा हमारी नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी या हमारे जो एनर्जी की नीड्स हैं उसमें इसका परसेंटेज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमको ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी काफी हद तक ठीक हो रहा है। हमारा जो इंपोर्ट का बिल है एनर्जी वगैरह के लिए जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी कमी आ रही है, और पैसा भी काफी ज्यादा बच रहा है। प्लस इसके चलते इसके चलते एक चीज और है कि सस्ती एनर्जी जो है वो लोगों को एक्सेसिबल हो रही है। ऑयल की अपेक्षा अगर आप गैस देखोगे तो वो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। तो इन सारे एडवांटेजेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जा रहा है। चले, ये हो गई अपनी न्यूज। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला तो ये कि ये जो प्रपोज्ड स्ट्रेटेजिक हाइड्रोकार्बन, ये जो आपका जो प्रपोज स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो अपने को याद रखना है कि वेस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में दो बनाए जा रहे हैं। कल को अगर और बढ़ते हैं तो उसको हम लोग आने वाले फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। कौन बना रहा है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना रही है। तीसरा, कितनी कैपेसिटी के बनाए जा रहे हैं? तो 3 से 4 बिलियन क्यूबिक मीटर तक के बनाए जा रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन कि जितने का कैपेसिटी का आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हो, आज की तारीख में भारत की स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा है या कम है? तो अपने को ध्यान रखना है उससे काफी कम है। सिर्फ 2 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास की गैस हमारे पास में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से स्टोर करके रखी है, और उसको भी कोई स्ट्रेटेजिक स्टोरेज रिजर्व में नहीं रखा। या तो उसको सिलेंडर्स में या कंटेनर्स में भर के रखा गया, या लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टैंक्स वगैरह में उसको भरकर रखा गया। लास्ट क्वेश्चन, ये मेंस में अपन लोग कोट कर सकते हैं कि ये होने से फायदा क्या होगा? बिल कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिल आता है एनर्जी का वो कम होगा, इन्वायरमेंट पे सकारात्मक असर पड़ेगा, प्लस सस्ती एनर्जी अपने लोगों को हम लोग दे पाएंगे। एंड ये कोट करिए, 15% तक हम लोग इसको 2030 तक लेकर जाना चाहते हैं फ्रॉम द करंट 6.2%। ये भी एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, एक आध मार्क आपको एक्स्ट्रा दे देगा। तो इतनी कुछ बातें हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज से बनती हैं और अपने को ध्यान रखनी है। चलें आगे बढ़ते हैं। So with this, we come to end of today's session.
आज के सेशन में बस इतना ही। आई एम श्योर कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 26 नवंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और जमकर मेहनत करते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दूसरे फ्रेंड्स जो सिविल सर्विसेज या किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स या जनरल स्टडीज पूछी जाती है, उनको भी इसके बारे में बताएं। एंड जितना हो सके इस वेंचर का बेनिफिट उठाएं, जितना हो सके इससे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें एंड सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें एंड अच्छे से अच्छा जीवन में करते रहें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।